हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर को हम लोग पूरा कवर करेंगे, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अब देखिए, बेसिक्स टू एडवांस लेवल का मतलब ये है कि अगर क्लास 12 वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके साथ साथ अगर नेट गेट और यूपीएससी वाले भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का लेवल इतना हार्ड तो नहीं रहता है जितना तुम्हारा नेट गेट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले जो हैं, ठीक है, क्लास 12 से लेके हम लोग एडवांस लेवल तक इसके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एंट्रेंसेस हो गया, बार हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग शुगर पढ़ेंगे, डीएल नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन, रिएक्शन जो है किस तरीके से पता चला कि इसमें 6 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोस ग्रुप है, कितने हाइड्रोक्सी समूह हैं तो कहाँ पे हैं, एक ही कार्बन पे हैं नहीं है, किस तरीके से ये पता चला, फाइनली आखिरी स्ट्रक्चर इसका जो हम लोग फाइनली बनाते हैं वो आया कैसे। ठीक है, वो सब देखने वाले हैं। इसी तरीके से इपिमर्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इपिमर्स में उसके जो होते हैं C2 C4 इपिमर्स, जिसे डी गैलेक्टोज और मेन्नोज होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कभी भी कहीं पर भी लास्ट नेम में ओज आ जाए तो समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर कहीं पे एज आ जाते हैं तो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, मेन्नोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स है। उसी तरीके से एज आ जाए, जैसे कि एंजाइम जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं उसमें एज लगा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। आप लोगों को जहाँ पे एज लगा दिख जाए वो एंजाइम कहलाते हैं, जहाँ पे ओज लगा दिख जाए वो समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जो नोट करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हो, हाइड्रोक्सी एक से ज़्यादा हो। तो जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन्स, ठीक है, जिसमें क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो लेकिन एक से ज़्यादा, तो वही हमारे क्या कहलाए, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। उन्हीं को क्या कहा गया कि जो जो ये कहलाते हैं, इन्हीं को हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इनका जनरल फिर फार्मूला क्या दे दिया गया, तो बोला गया कि इनका जनरल जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब इनका जनरल फार्मूला जो होना चाहिए CnH2O का होल n होना चाहिए, जहाँ पे n का नंबर कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है। अब देखिए, जितना भी हम लोग आगे देख लें तो सबसे पहले पता चला कि मतलब n का नंबर अगर 3 आए तो पता चला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना, 1 2 3। तो इसी को कहा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड भी ही होती है, जिसमें कार्बन का नंबर कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसे, ठीक है, सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सैकरन का मतलब शुगर होता है, शुगर का मतलब मिठास होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें सैकरन के नाम से भी जानते हैं, इसे सैकराइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो होता है प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, तो हमें पता है जब रिडक्टिव कंडेंसेशन कराया जाता है, जैसे क्लोरोफिल की, जिसे हम लोग जानते हैं ना, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में जो शुगर हाइड्रेट से ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट शुगर बनती है किसकी प्रेजेंस में, CO2 प्लस H2O। अब वो भी होता है क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिसे हम लोग क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का ही सिंथेसिस की जाती है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, क्लासिफिकेशन, तो हमें जानते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोज के नाम से जानते हैं, एल्डोज। दूसरा हम इसे कीटोज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एल्डोज का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट हो। कीटोस का मतलब जिसमें कीटो ग्रुप हो, दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग कीटोस बोलते हैं। एल्डोज के एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये दोनों जो है इसी के इपीमर्स हैं। ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। तो एक हमारा D2 C2 इपीमर है, एक हमारा C4 इपीमर है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कीटोस, कीटोस का हम एग्जांपल जानते हैं, जैसे फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखेंगे ऑन द, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी, इसमें यूनिट्स कितनी है। तो यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग जान लेते हैं कि ये 4 टाइप्स के होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दी शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, किसके बेसिस पे, शुगर यूनिट्स के बेसिस पे। अब देखिए, इसे हम लोग जानते हैं कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा,
जिसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरे को बोलते हैं डाइसेकेराइड, तीसरे को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, अगले को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो देखिए शुगर बेसिस के यूनिट पे इसे शुगर की यूनिट्स कितनी है उस बेसिस पे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब इसको हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो इसका हाइड्रोलिसिस ना हो, इसका मतलब क्या हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती इसे मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब डाइसेकेराइड क्या होता है, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो 2 मोल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिल जाए, 2 मोल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिले। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो हमें क्या मिले, 2 से नहीं 3 से 4, 3 से लेके 6 मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स मिले। अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो 6 से ज़्यादा ही मोनोमर्स मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पे कहा गया कि मोनो होते हैं, डाई होते हैं, ओलिगो होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। कब, अगर हाइड्रोलिसिस करने पे 1 मोल दे रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं, ठीक है, 3 से 6 दे रहे हैं, 6 से ज़्यादा दे रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अब देख लीजिए अगला क्या है, नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं एज अ रिड्यूसिंग और एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये क्लासिफिकेशन आता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। अब देखिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, हमें पता है जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किसको, जैसे कि फैलिंग सॉल्यूशन हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, उसी तरीके से देखिए ये क्या करते हैं, इनको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, अगर CHO ग्रुप है यहीं पे कहीं पे टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया जाए AgNH3 का फोल्ट वाइज, तो करता क्या है, इसका मिरर देता है Ag का, और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज सिल्वर को रिड्यूस कर देता है, ये बनता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि मतलब क्या होता है, जो शुगर होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये होता है, और ये खुद रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है, ये इसको रिड्यूस कर दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस वजह से रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानी जाती है। अब जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं हमारे, मोनो या तो बोल सकते हैं, हाँ ठीक है चलिए, जितने भी हमारे क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो मोनोमेरिक होते हैं या मोनो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सबके सब किस में आते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। जैसे कि हम लोग देख लें, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो इस टाइप के जितने एग्जाम्पल हैं सबके सब किस में आते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए ऐसे शुगर्स, ठीक है, जो क्या करे, इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस ना कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ये रिएक्शंस नहीं होंगी यहाँ पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जो इस रिएक्शंस को होने नहीं दे रहा। तो चलिए वो आगे मैं रिएक्शंस में डिटेल में बताऊंगा किस वजह से ये होता है। तो चलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या, इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, कैन नॉट रिड्यूस, यानी जो सॉल्यूशन लिखे फिर से लिख लेना, दीज सॉल्यूशंस। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग जानते हैं क्या, इसका एग्जांपल जो हम लोग जानते हैं डाइसेकेराइड होता है, जैसे कि डाइसेकेराइड, जिसका कि इसका काफी फेमस एग्जांपल है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सुक्रोज जो क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर डीएल नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं सबसे पहले। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डीएल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए डीएल नॉमेनक्लेचर क्या है, D&L नॉमेनक्लेचर। अब देखिए डीएल नॉमेनक्लेचर क्या है, देखिए डीएल नॉमेनक्लेचर क्या है, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में इसका नाम दिया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर होता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखना है, क्या है, एक रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है,
उसके साथ साथ इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में डीएल नाम दिए जाते हैं, किसके, विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसमें डी हमारा राइट में होता है, सॉरी, अगर OH ग्रुप जो है राइट में होता है तो इसे हम लोग डी का नाम देते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो जिसका लैटिन वर्ड का मतलब होता है क्या, राइट। इसका मतलब OH अगर हमारा राइट में है तो इसे डी के नाम से जानते हैं। अगर यही OH हमारा किसमें लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है तो इसे हम लोग लीवो के नाम से जानते हैं। लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को देख लेते हैं। तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट शुगर जो होती है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड होती है, जिसमें हमें पता है कि सबसे जो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है उसे हम लोग टॉप पे रखते हैं, सबसे रेड्यूस्ड ग्रुप को हम लोग बॉटम पे रखते हैं। अब देखिए OH को एक बार राइट में रख सकते हैं, एक बार लेफ्ट में रख सकते हैं, यही बेसिक यूनिट हर जगह चलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सेकंड वाले कार्बन पे जो लास्ट, सेकंड लास्ट जो होगा, ठीक है, उस कार्बन पे हमें देखना है। उस कार्बन पे अगर OH राइट में होगा तो उसे हम लोग डी के नाम से जानेंगे। अगर यही लास्ट वाले कार्बन, जिसे सेकंड लास्ट कार्बन बोल रहे हैं, अगर उसी पे OH लेफ्ट में होगा तो उसे एल के नाम से जानेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसी का नाम सॉरी डी, इसका हो जाएगा हमारा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर चलता है। देखिए यही नॉमेनक्लेचर एमीन्स में भी चलता है, आप लोगों को याद रखना। जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स नॉट एमीन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में भी यही रिलेटिव नॉमेनक्लेचर चलता है। अब देखिए ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं इसके एक दो एग्जाम्पल और आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए जैसा कि मैं लिख लेता हूँ, एक ऐसे एक शुगर हम लोग लिख लेते हैं। ये OH है, H है, OH है, H है, CH2 है, OH है। उसी तरीके से अगला लिख लेते हैं, CHO है, OH है, OH है, H है, H है। अब एक पॉइंट आप लोग एक और याद रख लेना, जब भी D से L जाना हो तो क्या करना है, बस P प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा देना इसमें। तो चलिए इसको इसी फॉर्म में फिर लिख लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाए तो देखिए प्लेन लगाने पे तो हमें पता है जो आगे होता है वो बिल्कुल आगे दिखेगा, ठीक है, जो पीछे था जल बिल्कुल पीछे दिखेगा। उसी तरीके देखिए आगे था उसके जस्ट आगे दिखेगा। जैसे ये हैंड है तो इसी के जस्ट सामने वाला हैंड कैसे दिखेगा, तो उसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसे मान सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है तो उसी के सामने जस्ट जो है ये वाला दिखेगा। इसका मतलब ये जो अंगूठा था, चलिए इसको हम लोग सही से देख लें। अगर ये अंगूठा था तो जस्ट इसी के सामने ये वाला अंगूठा हमें दिखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमें D से L या L से D जाना है, बस जस्ट मिरर इमेज करना है और कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तब भी उसे कहेंगे ये आपस में क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। D को L, L से D में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको, और कोई भी चेंज नहीं करना। ये नहीं कि केवल इसी पोजीशन को चेंज कर दिए बस। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इस पूरे स्ट्रक्चर का L फॉर्म या D फॉर्म कौन होगा। तो देखिए ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमें पता है ये बेसिक यूनिट देखना है। इस यूनिट में अगर OH हमारा लेफ्ट में है तो L इसका नाम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे राइट में है तो इसका नाम D हो जाएगा। जो सेम स्ट्रक्चर था इसी का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लें यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड था तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड ये है, तो अगर उसका D ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त करना होगा, जैसे कि हम लोग इसको सही से फिर से देख लें। जैसे ये हमारा क्या है, अब देखिए ये हमारा क्या है, D ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो हमें L ग्लिसरॉल्डिहाइड करना है, प्राप्त करना है, तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा, इसकी मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मिरर इमेज लेना है और कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे D ग्लूकोज है उसका L ग्लूकोज चाहिए, उसकी केवल मिरर इमेज ले लो, ये नहीं कि केवल लास्ट ही वाले को चेंज कर दिए। जैसे कि तो हमें पता है जैसे L ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, यहाँ पे OH लगा होता है, तो हमें पता है कि बाकी जैसे कि ये OH होता है, ये H होता है, ये OH होता है, ये H होता है, ये OH, H CH2 OH। तो हमें पता है ये क्या है हमारा, राइट में है तो हमारा D ग्लूकोज हो जाएगा। अब हमें L ग्लूकोज प्राप्त करना है, L ग्लूकोज चाहिए, तो इसकी मिरर इमेज ले लो, ना कि यही की केवल एक पोजीशन बस बदल दी है, ठीक है, पूरे का पूरा मिरर इमेज लेना पड़ेगा। अब देखिए H सामने आ जाएगा, OH पीछे हो जाएगा, ये सामने है तो इसके सामने रहेगा, ये H पीछे हो जाएगा, ये इसका L फॉर्म हो गया, ठीक है। इसे करना है, ना कि केवल एक पोजीशन बदलना है, ठीक है। D से L, L से D प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कैसे हुआ था। तो चलिए अगला हम लोग देखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करने से हमें सबसे पहला पॉइंट क्या मिला कि जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से, जैसे कि हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पता चलता है कि वहाँ से हम लोग आसानी से उसका मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि C6H12O6 जो है किसका देखने जा रहे हैं, ग्लूकोज का। यहाँ से पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये पता चला। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से इसका जो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है वो इतना है। अब देखिए जब इसी की रिएक्शन कराई गई ग्लूकोज की किससे, ये कराई गई एसिटिक एनहाइड्राइड से, किसमें, प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला है, पेंटा एसीटेट मिला, ठीक है, एसीटेट मिला किसका, ग्लूकोज का। तो क्या मिल गया, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला। अब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्शन करता है, बेस से, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड है। अगर ये ऑलरेडी एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे OH ग्रुप है। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप्स हैं। अब 5 OH ग्रुप से पता चल गया क्या ये 5 ग्रुप दोनों जितने भी हैं क्या सबकी एक ही कार्बन पे या डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे, ये कैसे पता चला। अब हमें पता है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं कहीं से भी तो हम क्या कर जानते हैं कि ये डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। एक एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा वीक कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। इस वजह से क्या होता है, ये इधर से निकलते हुए डिहाइड्रेट हो जाता है, ये फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में पाया जाता है। अब इससे ये पता चला कि मतलब सारे कार्बोनिल एक पे तो नहीं है, सारे जो है हाइड्रोक्साइड एक पे तो नहीं है। अगर एक पे होते तो इस फॉर्म में पाए नहीं जाते, एल्डिहाइड फॉर्म में पाए जाते, ठीक है, दैट इज इस फॉर्म में पाए जाते। इसका मतलब ये पता चला कि सारे के सारे 5 जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हैं। अब तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई किससे, HCN से। अब जैसे ही HCN से रिएक्शन कराई गई, यहाँ से बनना था साइनोहाइड्रिन बनना। तो चलिए अभी मैं डिटेल में रिएक्शन भी आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए जब इसका साइनोहाइड्रिन बना तो चलिए इसकी रिएक्शन कर ही लेते हैं। अगर साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब हमें पता है एल्डिहाइड या कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अगर ये एल्डिहाइड प्रेजेंट था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको अगर सही से लिखा जाए तो C डबल बॉन्ड O है, H है यहाँ पे, तो H वैसे ही ये OH बन जाएगा, ये CN बन जाएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन कहलाता है। तो ये यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बना लेता है। इसका मतलब यहाँ से पता चला कि यहाँ पे COO ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये एल्डिहाइड है, कीटोज है, आगे फिर से पता करें। जब इसी ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई किससे, हाइड्रोक्सिल से कराई गई, किससे, NH2OH से, तब भी ये क्या बना ले रहा था, इसका ऑक्साइम बना ले रहा था, अब देखिए इनसे पता चला कि मतलब क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है ये नहीं पता चला, कार्बोनिल। अब देखिए आगे क्या किया गया, अब इसी ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराई गई किससे, अब देखिए इसी की हम लोग अगर रिएक्शन करा दें Br2 इन वाटर, ठीक है, Br2 इन वाटर, तो ये था क्या, ये ग्लूकोनिक एसिड में बदल जा रहा था, किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में बदल जा रहा था। मतलब C एल्डिहाइड ग्रुप इसमें COOH ग्रुप में चेंज हो जा रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था, फ्रैक्शन ना मिलके, जिसे बोलते हैं कि मतलब जो है मॉलिक्यूल्स टूट के ब्रेक होके ना मिलके हमें क्या मिल रहा था, सीधा COOH ग्रुप मिल जा रहा था। अगर हमें पता है कीटोन होता, अगर कार्बोनिल कीटोन का ग्रुप होता तो हमें पता है कि कीटोन जहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, उनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये फ्रैक्चर देते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो ये ऐसा ना मिलके हमें 6 कार्बन ही के सहित COOH ग्रुप मिल रहा था। इससे पता चला कि यहाँ पे एल्डिहाइड है ना कि कीटोन है, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मतलब जैसे ग्लूकोज, अब बहुत कुछ पता चल चुका कि सारे कार्बन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट में है, चेन में है। अब इसको हम फाइनली सही से बना ही लेते हैं। ये हमारा कुछ ग्लूकोज इस टाइप से बन के दिख रहा था। अब देखिए इसी की जब रिएक्शन HCN से कराई गई, किससे, HCN से, बाकी चलिए मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है क्या मिलेगा, एक बार OH इधर आ जाए, ठीक है, H इधर चला जाए तो साइनो इधर आ जाए,
ठीक है, चलिए एक ही बार में मैं लिख दे रहा हूँ, आगे बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रिन बनना था। अगर साइनोहाइड्रिन ये बनना है तो इसका हम लोग जल अगर अपघटन कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो ये CN किस में बदल जाएगा? तो हमें पता है CN COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए सब पे क्या हुआ, ये मिला। अब चलिए इसको सही से लिख लें हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए OH OH H OH H OH H H। अब देखिए यहाँ पे CH2OH। अब देखिए कुछ ये मिल रहा था, अगर ये मिल रहा था इसकी अगर हम लोग HI से रिएक्शन करा देते थे, HI इन रेड फास्फोरस, तो ये क्या करता है, तो जितने भी अल्कोहल होते हैं ये क्या काम करता है, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है, तो HI रेड फास्फोरस करता क्या है, H+ दे के इसको प्रोटोनेट करके ये इसको निकालता है, I यहाँ पे जुड़ जाता है, दैट इज RI बनाता है। तो इसका मतलब क्या, जितने भी OH थे सबके सब रिप्लेस हो जा रहे थे किससे, I से। इसका मतलब क्या मिल रहा था, अगर COOH को ऊपर रख दें, इसको ऊपर रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, फिर लास्ट में भी CH3 ये मिल रहा था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक छोटा, तो एक और यहाँ पे ले लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमें कुछ मिल रहा था 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमें मिल रहा था, इससे ये पता चला कि मतलब सारे के सारे 5 OH जो है डिफरेंट कार्बन पे हैं, साथ ही साथ जो है कि इस फॉर्म का मतलब कुछ ऐसा बनाता है, मतलब क्या हुआ था, वो कार्बोनिल समूह किसमें बदल जा रहा था, ठीक है, साइनोहाइड्रिन में, साइनोहाइड्रिन के साथ साथ हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये मिलता है। इसका मतलब क्या, ये रिटेन रहता है इसके साथ साथ। इससे आगे ये भी पता चला कि मतलब जो है सारे के सारे OH डिफरेंट पे हैं, उसी के साथ साथ ये साइनोहाइड्रिन कुछ इस तरीके से बनाता है। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए अगली हम लोग इसका टेस्ट जो मैंने पेंटाएसिटेट के साथ बताया था एसिटेट का, तो चलिए मैंने आगे बता दिया है, हम लोग फिर से इसको देख लीजिए। तो एसिटेट की रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पे OAC आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे एक OAC आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे एक OAC आ जाएगा, एक यहाँ पे OAC आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी OAC आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 1 5, तो पेंटाएसिटेट इस तरीके से कुछ मिलता था हमें। तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा था। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए एक और रिएक्शन इसके देख लेते हैं इलुस्ट्रेशन की। तो देखिए यहीं पे हमारा ग्लूकोज जो था, अब देखिए अगर इसकी H2NI से रिएक्शन जब कराई गई, H2NI से रिएक्शन कराई गई, इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी वैसे ही। अब देखिए जब इसकी जो है HI से रिएक्शन कराई गई, HI इन रेड फास्फोरस, तो यहाँ पे सबके सब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, OH सारे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे OH किस में बदल जाएंगे, सारे के सारे एल्केन में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, N हेप्टेन मिल रहा था सीधा सीधा, ठीक है, एक ये कंफर्मेशन था, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप था जो कि इसमें बदला, इससे आगे रिएक्शन करा गया, हेप्टेन मिल रहा है कि मतलब सारे के सारे OH डिफरेंट पे हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि इसमें रिड्यूस हो जा रहा है, जो इसका भी हमारा एल्केन मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा था, ये स्ट्रक्चर इलुसिलेशन था। तो कई चीज़ें इससे पता चली कि मतलब सबके सब क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, एक चेन में है, ठीक है, सबके सब पे OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, पेंटाएसिटेट पता चला। यहाँ से पता चला कि सारे के सारे जो OH ग्रुप हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स पे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इलुसिलेशन था कुछ। तो ये होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी ब्रोमीन इन वाटर जिससे जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किस में बदल देगा, ये हमारा COOH में ग्रुप में बदल देगा। तो बाकी सब कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसकी जो हम लोग नाइट्रिक, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी हमें पता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने भी प्राथमिक एल्कोहल होंगे सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा ये, ठीक है। तो COOH, लास्ट में भी COOH, बाकी सब वैसे ही OH OH HOH HOH HH। इसी को हम लोग जानते हैं ग्लूकोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, किससे, ग्लूकोनिक। इसी को हम सैकरिक एसिड के नाम से जानते हैं, क्या, सैकरिक एसिड। तो ये बन रहा था कुछ, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन आप लोग ब्रोमीन वाटर से करा के डाइल्यूटेड HNO3 से भी करा सकते थे। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं क्या, यहाँ पे हमारा हो गया एपीमर्स पे आते हैं। देखिए
अब देखिए इपीमर्स देख लेते हैं, ग्लूकोज, मैन्नोज और गैलेक्टोज को हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए इपीमर्स क्या होते हैं। तो देखिए इपीमर्स को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पहले ग्लूकोज की का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। अब देखिए ग्लूकोज को बनाते टाइम हमें पता है कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल हमारा फार्मूला होता है C12H6। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हम लोग इस तरीके से रखते हैं, ताकि सबसे जो रेड्यूस्ड फॉर्म होती है उसे हमने बॉटम पे रखना है, जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है उसे टॉप पे रखना है। अब देखिए OH को बदलते जाएं तो इसके बहुत सारे आइसोमर्स पाए जाते हैं, जिसमें एक आइसोमर हमारा ग्लूकोज है। अब देखिए ग्लूकोज में ही अगर C2 पोजीशन को चेंज कर देते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे ऑक्सीडाइज्ड है तो सबसे नंबरिंग यहीं से होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम लोग क्या करें, इसकी C2 पोजीशन पे ही इसको अगर चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज करें, C2 पोजीशन को बस इधर कर दें, बाकी सब कुछ चेंज रखना है, वही रखना है। तो देखिए ये कुछ हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। तो इसी आइसोमर को हम लोग जानते हैं क्या, ये क्या था हमारा ग्लूकोज था। ठीक है, इसी को हम लोग मैनोज के नाम से जानते हैं। ये अगर डी ग्लूकोज था, क्यों, क्योंकि हमारा पता है ये राइट साइड में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा डी मैनोज हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए बस अगर हम लोग C4 पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका C2 एपीमर है ग्लूकोज का, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये C2 एपीमर हो जाएगा ग्लूकोज का। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, क्या ये ग्लूकोज हो गया। अब देखिए अगर C4 पोजीशन पे अगर हम लोग चेंजिंग कर दें थोड़ी सी भी, तो देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही 4 पोजीशन पे बदलाव करना है थोड़ा सा, 1 2 3 4। तो 4 पोजीशन को इधर कर देंगे, H H H O H H O H। अब देखिए इसमें सब कुछ चेंज सेम है, लेकिन बदलाव कहाँ पे, केवल 4 पोजीशन पे ही इसकी स्टीरियो चेंज है। इसी को बोलते, देखिए अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर वही है, राइट साइड में है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं, डी गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। तो देखिए इन्हीं को हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। क्या मतलब, ऐसे आइसोमर्स जिसमें बाकी सब कुछ सेम हो लेकिन किसी एक कार्बन पे स्टीरियो चेंज रहेगी, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, एपीमर्स के नाम से जानते हैं। तो एपीमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट में जिनमें केवल एक कार्बन पे स्टीरियो चेंज रहे, बाकी सब पे सेम रहे, उसी को हम लोग एपीमर्स के नाम से जानते हैं। जैसे ग्लूकोज के 2 एपीमर्स हैं, कौन कौन से, एक डी मैनोज हो गया जो कि C2 एपीमर है, उसी तरह डी गैलेक्टोज हो गया जो कि C4 एपीमर है ग्लूकोज का। तो आप लोगों को यही तैयार रखना है। चलिए आगे हम लोग अगले लेक्चर में इसको देखेंगे कि इसके जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके साथ साथ जो हम लोग डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो होगा। ठीक है, वहाँ पे इसकी हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक रफ डिग्रेडेशन मेथड है। ठीक है।